ये बात दिसंबर 2005 की है। बांग्लादेश में तैनात अमेरिका के राजदूत जुडीथ ए चमास ने बिल्कुल झल्लाते हुए कहा था कि खालिदा जिया का बेटा बांग्लादेश का डार्क प्रिंस है। वो अपने हवा भवन में बैठकर देश की सरकार चलाता है। ठेकेदारों, राजनेताओं और बिजनेसमैन से पैसे लूट लूट कर उसने हवा भवन में $मिलियन नकदी जमा कर रखी है। इस दिन के बाद से बांग्लादेश की राजनीति और बांग्लादेश की मीडिया को तारिक रहमान का नया नाम मिल गया, डार्क प्रिंस। वो ढाका के सबसे पॉश इलाके में मौजूद अपने आलीशान दफ्तर में बैठकर सरकार को कंट्रोल करता था। सारे फैसले यहीं से लिए जाते थे। ब्यूरोक्रेट से लेकर ठेकेदार और बड़े बड़े बिजनेसमैन तक यहां हाथ बांधे कतार में खड़े रहते। कहा जाता था कि यहां फाइलें प्रधानमंत्री कार्यालय से ज्यादा तेजी से चलती हैं। 2004 में शेख हसीना के ऊपर हुआ ग्रेनेड हमला हो, भारतीय अलगाववादी संगठन उल्फा के लिए चटगांव पोर्ट से मंगाई गई हथियार की खेप हो, बड़े बड़े अपराधों में मध्यस्थता का काम हो, या फिर विदेशी ठेकेदारों और बिजनेसमैन से लाखों डॉलर की वसूली का काम हो, साल 2001 से 2006 तक ऐसे सारे कामों का सौदा इसी हवा भवन के गलियारों से तय किया जाता था। 2008 में बांग्लादेश से लंदन रवाना होने से पहले तारिक रहमान के ऊपर 84 केस ठोके जा चुके थे। 2009 में शेख हसीना की सरकार बनी और फिर हसीना ने उस हवा भवन को मिट्टी में मिला दिया। 17 साल बाद डार्क प्रिंस की बांग्लादेश में वापसी हुई है। उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन 17 साल पहले तारिक जिस हवा भवन को छोड़कर लंदन रवाना हुए थे, आज उस जगह पर कांच और स्टील से बनी बांग्लादेश की सबसे मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी हुई है, द ज्योर। हवा भवन के किस्से मशहूर हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव का पद संभाल चुके कमालुद्दीन सिद्दीकी ने हवा भवन को विंड टनल नाम दिया था। वो कहते थे कि हवा भवन से हवा निकलती है और फैसले हो जाते हैं। शेख हसीना इसे भ्रष्टाचार का प्रतीक मानती हैं। बांग्लादेश की राजनीति में हवा महल के महत्व को समझना है तो इसके लिए आपको 1 सितंबर 1978 में लौटना होगा। यही वो तारीख है जिस दिन तारिक रहमान के पिता और उस वक्त बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे जिया उर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की नींव रखी थी। तब तारिक महज 13 साल के थे। 1981 में एक असफल तख्तापलट में जिया उर रहमान की हत्या हो गई। 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन 1990 के जनविरोध के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 1991 में चुनाव हुए। जिया उर रहमान की विधवा बेगम और तारिक की मां खालिदा जिया पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। यही वो दौर था जब तारिक धीरे धीरे राजनीति में एक्टिव होने लगे थे, लेकिन अभी उनका पीक पर आना बाकी था। 1996 के चुनाव में खालिदा के हाथ से सत्ता जाती रही। शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी, लेकिन अक्टूबर 2001 का चुनाव खालिदा जिया दोबारा जीतने में कामयाब रही और यहीं से शुरू होती है हवा भवन की कहानी। राजधानी ढाका के बनानी इलाके में मौजूद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का हेड ऑफिस, इसे हवा भवन कहा जाता था। 10 अक्टूबर 2001 को खालिदा जिया ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेकर गण भवन से देश की सत्ता संभाली और इधर हवा भवन से तारिक रहमान ने। बांग्लादेश के टाइमलाइन पर छपी बीबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक खालिदा जिया के सत्ता संभालने के बाद से ही तारिक की शक्तियां बढ़ने लगी। हवा भवन से बैठकर वो सरकारी फैसले लेने लगे। 2002 में खालिदा जिया ने पार्टी में तारिक का ओहदा बढ़ा दिया। उन्हें सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी का पद दे दिया गया। धीरे धीरे तारिक के ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगने लगे, जिसका जिक्र ढाका में मौजूद अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक लेटर्स में देखने को मिलता है, जिसमें जिक्र किया गया था कि तारिक रहमान ने जबरन वसूली, मंत्रियों के पोर्टफोलियो ट्रेडिंग और सरकारी ठेकों के एवज में घूस लेकर सैकड़ों $मिलियन की अवैध संपत्ति जब्त कर ली थी। पूर्व अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी ने कहा था कि तारिक और भ्रष्टाचार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्होंने तारिक पर घुसखोरी का आरोप लगाते हुए कई सारे खुलासे किए, जैसे सीमेंस ग्रुप बांग्लादेश में हुए अपने सभी सौदों के लिए तारिक और उसके भाई अराफात को 2% का कमीशन देता था। चीनी कंपनी हार्बिन ने 80 मेगावाट के पावर प्लांट का ठेका पाने के लिए $7.5 लाख का तारिक को घूस दिया था। मुनीम कंस्ट्रक्शन ने ठीक ऐसे ही ठेका पाने के लिए $4.5 लाख का पेमेंट किया था। इतना ही नहीं, मुरियाटी ने यह भी आरोप लगाया था कि बांग्लादेश के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे के ऊपर एक मर्डर केस चल रहा था। इस केस को प्रभावित करने के लिए भी तारिक ने करीब $2 करोड़ की रिश्वत ली थी।
इतना ही नहीं, जिया अनाथालय ट्रस्ट के पैसों से जमीन खरीदने और चुनावी फंडिंग के तौर पर उसका इस्तेमाल करने का भी तारिक के ऊपर आरोप लगाया गया। मुरियार्टी ने अमेरिकी सरकार से यहां तक सिफारिश कर दी थी कि तारिक बांग्लादेश में भ्रष्ट सरकार और हिंसक राजनीति का प्रतीक है, उनके अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा देना चाहिए। ढाका ट्रिब्यून से बातचीत के दौरान पीएमओ के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर चुके कमालुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि अपने भ्रष्ट बेटे को खुली छूट देना और उसे संरक्षण देना खालिदा जिया की प्रधानमंत्री के तौर पर और एक राजनेत्री के तौर पर सबसे बड़ी गलती थी। साल 2001 में खालिदा जिया के सत्ता संभालने से लेकर साल 2005 तक लगातार 5 सालों तक बांग्लादेश दुनिया में सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर था। वर्ल्ड बैंक ने सरकार में फैले भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए देश की 3 सबसे बड़ी प्रोजेक्ट के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी राजदूत पेट्रिसिया बुटेनस के मुताबिक साल 2005 आते आते तक सरकार से लेकर पार्टी तक अंतिम फैसला तारिक ही लिया करते थे हवा भवन में बैठकर। उम्मीदवारों का चयन, पॉलिटिकल अलायंस, मंत्री पद, हर चीज का फैसला हवा भवन से होता था। 2006 तक खालिदा सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ते बढ़ते 60 तक पहुंच गई थी। ये एक्चुअल में तारिक के एहसान के तले लोगों का एक गिरोह था। तारिक के ऊपर आतंकी संगठन को राजनीतिक संरक्षण देने का भी आरोप लगा। पीएमओ सचिव रहे कमालुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था कि तारिक के जेएमबी और जेएमजेबी के साथ भी संबंध थे। हवा भवन से आए फोन के बाद इन आतंकियों को छोड़ दिया गया था। 21 अगस्त 2004 में शेख हसीना को टारगेट कर ग्रेनेड अटैक हुआ था। उसमें उनकी पार्टी अवामी लीग के 24 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। इस अटैक के पीछे भी इसी डार्क प्रिंस का नाम सामने आया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी में से एक हरकतुल जियाद अल इस्लामी के प्रमुख मुफ्ती अब्दुल हनान ने कहा था कि 14 अगस्त 2004 को तारिक ने हवा भवन में एक बैठक बुलाई थी और मुझे इस ग्रेनेड अटैक में पूरा सपोर्ट देने का निर्देश दिया था। इस ग्रेनेड अटैक केस में तारिक के ऊपर सबूत मिटाने, हमलावरों को भगाने में मदद करने जैसे कई सारे संगीन आरोप भी लगे। जांच में हवा भवन को इस पूरी साजिश का केंद्र बताया गया। 2004 की शुरुआत में असम में एक्टिव इंसर्जेंसी ग्रुप उल्फा को हथियार सप्लाई में सहयोग देने का भी तारिक के ऊपर आरोप लगा कि तारिक ने खुफिया एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों की मदद से उल्फा के लिए चटगांव पोर्ट पर हथियारों की पूरी खेप मंगवाई थी। 2006 में खालिदा सरकार के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तो सेना समर्थित एक कार्यवाहक सरकार बिठा दी गई। खालिदा जिया को नजरबंद कर दिया गया। शेख हसीना के खिलाफ हत्या का केस चलाया गया और तारिक रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रेनेड अटैक, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, पॉलिटिकल हिंसा, चुनाव में हेरफेर, ऐसे कुल मिलाकर 84 केस तारिक के ऊपर ठोके गए। 2 साल तारिक जेल में रहे। इस दौरान बीएनपी ने तारिक को जेल में टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया। 2008 को तारिक ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पैरोल की मांग की, जो सशर्त मंजूर कर दी गई। जिसके बाद तारिक इलाज कराने की दलील देकर लंदन रवाना हो गए और फिर लौटे ही नहीं। इधर दिसंबर 2008 में बांग्लादेश में फिर से आम चुनाव हुए। शेख हसीना के सत्ता में वापसी हुई और शेख हसीना ने हवा भवन को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए मिट्टी में मिला दिया। 2024 में सरकार के पतन से पहले तक शेख हसीना हर चुनाव जीतते आईं। 2024 में अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश की सभी अदालतों ने तारिक रहमान को 84 के 84 केस में बरी कर दिया और अब 17 साल बाद डार्क प्रिंस बांग्लादेश लौट चुका है। ढाका के उस बनानी इलाके को आज वसुंधरा के नाम से जाना जाता है। वहां हवा भवन तो है नहीं, लेकिन हवा से बात करती हुई बांग्लादेश की सबसे मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी हुई है। लेकिन तारिक रहमान की वापसी के बाद बांग्लादेश की हवा में एक बार फिर हवा भवन की बात होने लगी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।